मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 का अगला टॉपिक उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। पिछली कक्षा में या पिछले चैप्टर में कहें तो हमने ऊष्मागतिकी के शून्यांकी और प्रथम नियम का अध्ययन किया गया था। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में एक संबंध को स्थापित करता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊष्मा व यांत्रिक कार्य की तुल्यता को भी स्थापित करता है। परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम की तो तुल्यता को स्थापित करता है, परंतु प्रक्रम की दिशा निर्धारित नहीं होती है। यदि मान लो हम यह मान लें कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू, उसके कारण निकाय द्वारा किया गया कार्य यदि डेल्टा डब्ल्यू है और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को यदि हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण में देखा था कि गणितीय समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यदि मान लो हम ये मान लें कि किसी स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है यदि वह शून्य है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। अर्थात उस स्थिति में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मा का पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तन संभव है। अर्थात ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जिसकी की दक्षता 100% हो, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, लेकिन वास्तव में अभी तक ऐसा हमें कोई भी इंजन नहीं मिलता है जिसकी दक्षता 100% हो। अर्थात यह तथ्य जो है इसको प्रदर्शित करता है कि हमारे पास थियोरेटिकली प्रकृति में जितने भी कार्यरत विभिन्न प्रक्रम हैं, उन सभी प्रक्रमों को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसकी एक कैटेगरी है हमारे उत्क्रमणीय प्रक्रम और दूसरी कैटेगरी है हमारी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सेबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी इररिवर्सेबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? यह हमारा वह प्रक्रम है जिसमें निकाय की प्रारंभिक अवस्था को विपरीत दिशा से चलकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रम में निकाय की अंतिम अवस्था से चलकर विपरीत प्रक्रम में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरकर जिन स्थितियों से उसे प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में लाया गया था, वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि निकाय ए अवस्था से कोई भी निकाय ए अवस्था से बी अवस्था में परिवर्तन यदि करता है, तो परिवर्तन करने के लिए या तो ऊष्मा का ग्रहण करना पड़ेगा या ऊष्मा त्यागनी पड़ेगी। मान लो हमने कंसीडर किया कि निकाय ने डेल्टा क्यू ऊष्मा का ग्रहण किया। जब डेल्टा क्यू ऊष्मा का ग्रहण करता है तो निकाय द्वारा कार्य भी किया जाएगा। मान लो हमने कंसीडर किया निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू है, तो हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। बी स्टेट तक पहुंचने में जितनी आंतरिक ऊर्जा थी, ए स्टेज में जितनी आंतरिक ऊर्जा है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यदि बी को प्रारंभिक अवस्था मानकर उपरोक्त प्रक्रम को हम विपरीत क्रम में संपन्न कराएं, अर्थात हम ऐसा करें कि हम निकाय पर डेल्टा डब्ल्यू कार्य करें और फिर निकाय से डेल्टा क्यू ऊष्मा का निष्कासन कर लें, और उस स्थिति में हमें अगर अंतिम अवस्था ए प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यू ए डैश माइनस यू बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू। दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। Minus of minus W, work is done on the system. So minus delta Q plus delta W is equal to minus of UB minus UA,
और इट इज इक्वल टू UA माइनस UB, जिससे यह हमें बताता है कि आंतरिक ऊर्जा A अवस्था में जितनी थी उतनी ही हमारे पास आंतरिक ऊर्जा A डैश मतलब विपरीत क्रम में है। ऐसा कौन सी पदार्थ के साथ हो सकता है? जब हमने वर्किंग सब्सटेंस आदर्श गैस को कंसीडर किया है, तब हमारे पास इस तरह की स्थिति, इस तरह की संभावनाएं संभव हैं। अर्थात यदि मान लो हम उत्क्रमणीय प्रक्रम होने की कंडीशन आवश्यक शर्तों को कंसीडर करें, तो हम यह बता सकते हैं कि किन किन स्थितियों में हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम हो सकते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के लिए हमने पहली चीज कंसीडर करी, एक हम उदाहरण मान लेते हैं, एक उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई नियत ताप और दाब पर एक आदर्श गैस जो है उसको हमने एक पूर्णतः खोखले सिलेंडर में कंसीडर किया, और हमने कंसीडर किया कि जो खोखला सिलेंडर है वो पूर्णतया हमारे पास कंडक्टिंग है, और हमने यह माना है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, सिलेंडर के साथ हमने पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन जो है वो घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है। जब पिस्टन, अब हमने क्या किया कि पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाकर हमने गैस को एक्सपांड होने दिया, गैस का प्रसारण किया। जब गैस प्रसारित हो रही है तो नेचुरली मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो उनमें घर्षण कम होगा, ताप में कमी होगी। परंतु आदर्श गैस जो है वह सराउंडिंग्स के साथ, परिवेश के साथ पूर्णतः सुचालक दीवारों के द्वारा भी ऊष्मीय संपर्क में होने पर ऊष्मा का ग्रहण करेगी और ताप को नियत बनाए रखेगी। इस प्रकार का प्रक्रम जो है उसको हम क्या कह देते हैं? वो समतापी प्रक्रम है। यदि हम इसी प्रक्रम को विपरीत दिशा में लेकर जाएं कि गैस के दाब में समान वृद्धि हम धीरे धीरे करें और गैस समान ऊष्मा निष्कासित कर यदि अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रकार का समतापी प्रक्रम हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन जो है वह अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए। जो निकाय है, निकाय के द्रव्य का दाब तथा ताप और सराउंडिंग्स के दाब और ताप से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और प्रेशर मैटर के टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करने चाहिए। घर्षण, श्यानता, प्रतिरोध, विकिरण, अप्रत्यास्थता, चालन व संवहन आदि ऊष्मा क्षय के स्रोत नहीं होने चाहिए। हमारे पास फ्रिक्शन भी मिनिमम होना चाहिए, विस्कोसिटी भी मिनिमम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस लॉस भी मिनिमम होना चाहिए, रेडिएशन लॉस भी मिनिमम होना चाहिए। इनइलास्टिसिटी, कंडक्शन और कन्वेक्शन जितने भी तरीके हैं जिनसे हमारे पास ऊर्जा हानि हो सकती है वह ऐसे स्रोत नहीं होने चाहिए। अब हम कंसीडर करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम होते हैं जिनमें बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तनों को विपरीत क्रम तथा विपरीत दिशा में लगाने पर निकाय उन्हीं अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरता है जिन अवस्थाओं से निकाय प्रत्यक्ष प्रक्रम में होकर गुजरा था, जैसे घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के एग्जाम्पल्स हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण जो है, घर्षण के द्वारा यदि हम ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे, जूल के यदि हम विद्युत के ऊष्मा प्रभाव को कंसीडर करें, हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का जो प्रोपोगेशन होता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अर्थात इरिवर्सिबल प्रोसेस में यह हमें कुछ कुछ समझ में आता है। गतिशील पिंड की ऊर्जा में घर्षण के कारण जो हानि है वह ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यदि विपरीत प्रक्रम में यह ऊष्मा गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार यदि हम एक गर्म पिंड से चालन द्वारा दूसरे गर्म पिंड में दूसरे पिंड को ऊष्मा विपरीत प्रक्रम में पहले पिंड को स्थानांतरित नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इनको अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को समझ सकते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम हमारी एक आइडियल
हाइपोथेसिस है। वास्तव में वास्तविक प्रक्रम जितने भी होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं, परंतु यदि हम उन्हें सूक्ष्मतः उत्क्रमणीय प्रक्रम में, छोटे छोटे उत्क्रमणीय प्रक्रम में यदि हम उनको कन्वर्ट करना चाहें तो हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। ऊष्मा इंजन हमारी एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देती है। इस ऊष्मा इंजन में हम ये कंसीडर करते हैं कि इस ऊष्मा इंजन से, इस युक्ति में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए जिससे ऊष्मा ग्रहण की जा सके। इस ऊष्मा से यांत्रिक मशीन को हम गति प्रदान करते हैं, या हम ये कहें कि इस ऊष्मा को ग्रहण करने के पश्चात ही यांत्रिक मशीन कार्य करती है, जिससे कार्य करने से ऊष्मा की मात्रा में कमी हो जाती है और जितनी भी बची हुई ऊष्मा है जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकी थी, उस ऊष्मा को सिंक को निष्कासित कर इंजन को हम अपनी पूर्वावस्था में ले आते हैं। इस प्रकार के ऊष्मा इंजन को हम उत्क्रमणीय इंजन की तरह काम में ले सकते हैं। एक विशेष प्रकार के ऊष्मा इंजन को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम में काम में लेते हैं, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारे पास ऊष्मा इंजन जो है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो है ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत ऊष्मा का एक हीट रिजर्वायर है। इसे हम सदैव उच्च ताप पर रखते हैं, जिसके कि ताप को हम T1 से डिनोट कर देते हैं। ऊष्मा स्रोत की ऊष्माधारिता अनंत होती है, अर्थात यदि हम ऊष्मा स्रोत से कितनी भी ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन करें, कितनी भी ऊष्मा का शोषण करें, इस स्रोत का ताप सदैव T1 बना रहता है। सो इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। दूसरा जो मुख्य भाग है ऊष्मा इंजन का वह है वर्किंग सब्सटेंस और इसका मैकेनिकल अरेंजमेंट, यांत्रिक व्यवस्था और कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ जो है यांत्रिक व्यवस्था के लिए हम कंसीडर करते हैं कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक व्यवस्था के रूप में हम एक पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर लेते हैं। इस खोखले सिलेंडर में हम कार्यकारी पदार्थ को रखते हैं। कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा का ग्रहण करता है, जिससे पिस्टन को गति मिलती है। सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो कुचालक होती हैं, लेकिन सिलेंडर का जो बॉटम होता है वह सुचालक होता है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम थियोरेटिकली हम आदर्श गैस को, या व्यावहारिक रूप से यदि हम कंसीडर करें तो वायु या हम भाप को काम में लेते हैं। कार्यकारी पदार्थ का क्या कार्य है? उच्च ताप से ऊष्मा को ग्रहण करना, कुछ ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देना, बची हुई ऊष्मा को सिंक को विसर्जित कर देना। ऊष्मा सिंक इसका तीसरा प्रमुख भाग है। यह भी एक ऊष्मा का भंडार है। इसका ताप भी अधिक होता है, परंतु इसका ताप सदैव ऊष्मा स्रोत के ताप से कम होता है। इसकी ऊष्माधारिता, ऊष्मा सिंक की ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, अर्थात कितनी भी ऊष्मा सिंक को विसर्जित की जाए, सिंक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यांत्रिक रूप से अगर हम कंसीडर करें तो हम ऊष्मा के इस इंजन को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ऊष्मा स्रोत है जो T1 केल्विन पर रखा हुआ है। इसका ताप बहुत ज्यादा है। ये हमारी एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सिलेंडर पिस्टन रखा हुआ है। सिलेंडर पिस्टन असेंबली के अंदर हमने वर्किंग सब्सटेंस को काम में लिया है। कुछ कार्य करता है ये मैकेनिकल सिस्टम, और बची हुई ऊष्मा को कार्य करने में परिवर्तित हुई उस ऊष्मा के बाद जितनी भी ऊष्मा बची हुई है उस ऊष्मा को सिंक को प्रदान कर देता है। हमने इसका थोड़ा सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ से हमारा सिस्टम T1 स्रोत, हायर एनर्जी, हायर टेम्परेचर पर जो सोर्स है वो T1 टेम्परेचर पर सिचुएटेड है। लोअर जो टेम्परेचर है वो हम सिंक कहते हैं, हीट सिंक कहते हैं। ये हमारा नीचे स्थित है। ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस इसमें रखा हुआ है, और ये मैकेनिकल सिस्टम है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक चक्र में हमारे पास कोई भी ऊष्मा इंजन जो है
हायर टेम्परेचर, उच्च ताप पर जो ऊष्मा स्रोत है उससे ऊष्मा का अवशोषण करता है, यांत्रिक व्यवस्था द्वारा कुछ भाग उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर देता है, शेष ऊष्मा Q2 को ऊष्मा सिंक में विसर्जित कर देता है। उसके पश्चात कार्यकारी पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। परिवर्तनों की यह जो श्रृंखला है, यह जो चेन है, एक चक्र बनाती है, एक साइकिल बनाती है। इस परिवर्तनों की इस श्रृंखला को ही हम एक साइकिल कहते हैं। प्रक्रम का भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाना ही चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।